ओ आज के इस पाठ में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुरुजी अथवा अध्यापक अथवा शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक आदर्श गुरुजी, आदर्श अध्यापक, आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, और ऐसे ही एक आदर्श विद्यार्थी, छात्र अथवा तो शिष्य के क्या गुण होते हैं। शिक्षक के गुण, पहला गुण, वह तीव्र बुद्धि हो, अच्छी बुद्धि हो, तेज बुद्धि हो, उसके पास अनेक दृष्टांत, उदाहरण उसको याद हो, जिसके माध्यम से वो अपने पाठ को सरलता से समझा सके। दूसरा, विचित्र कथाओं के माध्यम से पढ़ाने में कुशल होना चाहिए। जो भी पढ़ावे उसके साथ कुछ कथानक भी जोड़ देवे, जिससे कि रोचक हो जाए, पढ़ाई में थकान न लगे, पढ़ाई से ऊब न जाए, पढ़ाई में रस रुचि बनी रहे। तीसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि जो अध्यापक है, आचार्य है, वो पढ़ाने में रुचि रखने वाला होना चाहिए और वो ऐसी इच्छा लेकर के चलता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने छात्रों को विद्वान बना दूं, फटाफट बना दूं। और चौथी योग्यता ये है कि वो पढ़ाने में मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है और वो ईमानदारी से अपने कामों को करता है। और पांचवी योग्यता ये है कि उसके पास ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, तर्क होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए कि सामने वाले शिष्यों के, छात्रों के सिर में बात को जल्दी से, सिद्धांतों को शीघ्रता से बिठा देवे। ये होते हैं गुरुजी, अध्यापक और शिक्षक, जो आदर्श होते हैं, उनके ये गुण होते हैं। अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थी, छात्र अथवा शिष्य में क्या गुण होने चाहिए। आदर्श छात्र में, आदर्श छात्र परिश्रमी होना चाहिए। उसका परिश्रम कैसा होना चाहिए कि वो पाठ पढ़ने के लिए जब आएगा, उससे पहले तैयारी करके आएगा। भले ही कुछ भी समझ में ना आवे कि इस पाठ में क्या है, परंतु वो एक बार दो बार उसको अवश्य ही पढ़ करके आवे। कक्षा में जब वो पाठ पढ़ने के लिए बैठता है तो वो पूरी सावधानी से पाठ को पढ़ेगा, एकाग्रता से शब्द और अर्थों को समझने का प्रयास करेगा। क्या शब्द है, उसका अर्थ क्या है, क्या विषय चल रहा है, किस प्रकार से प्रतिपादन हो रहा है। और कक्षा से जाकर के अपने स्थान पर जब जाता है तो वही उस पाठ को दोहराता है और उसको दृढ़ करता है, पक्का करता है। दूसरी योग्यता छात्र की ये होनी चाहिए कि वो छात्र श्रद्धालु हो, वह गुरुजी की कभी भी निंदा न करे। छात्र सत्यवादी होना चाहिए, छल कपट न करे और गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसको उसी अर्थ में ले, उसका अभिप्राय समझने का प्रयास करें। कभी भी उल्टा अभिप्राय न ले। गुरुजी पढ़ाते हैं कुछ और वो समझ रहा है कुछ और वाद विवाद भी कर लेता है उसके कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता, आदर्श छात्र अनुशासन प्रिय होता है। वो तपस्या के लिए तैयार होता है, उसकी भोगों में रुचि नहीं होती है। चौथी योग्यता,
उसमें पूर्व जन्म के संस्कार होने चाहिए। पांचवी योग्यता ये है आदर्श छात्र की, उसकी ग्रहण शक्ति अर्थात ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए। एक बात सिखाने से वो अनेक बातों को सीख ले रहे, और जो विषय चल रहा है उसको पकड़ने वाला होना चाहिए। जब ध्यान देगा, एकाग्रता से सुनेगा, तो विषयों को अच्छी तरह से पकड़ पाएगा। तो विषयों को पकड़ने वाला भी होना चाहिए। और छठी योग्यता ये है कि विद्यार्थी तीव्र बुद्धि हो, जिसको कहते हैं कि तेल बुद्धि हो। तेल जो है, कहीं पर भी तेल गिरता है तो वो फैल जाता है, यानी कि एक बात समझाने से जो 10 बात को समझ ले, 15 बात को समझ ले, 20 बात को समझ ले, उसका प्रसार कर देवे विद्या का, उसका नाम तेल बुद्धि है। अब शास्त्रों में एक सुभाषित आता है, विद्यार्थी के 5 लक्षण इसमें बताए गए हैं। वहां पर लिखा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण यहां पर गिनाए गए हैं। पहला है काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से विद्या मिल सकती है, कहाँ से ज्ञान मिल सकता है। उसकी नज़र कौवे की तरह होनी चाहिए कि कौवा एक स्थान पर बैठता है लेकिन नज़र सब और रखता है। कौवा इतना चतुर चालाक होता है, उसकी नज़र इतनी शार्प होती है कि आप जो है उसके सामने होते हैं और नीचे से पत्थर उठाते हैं और उठा करके उसको मारने के लिए प्रवृत्त होते हैं, इतनी देर में कौवा वहां से भाग जाता है। तो काक चेष्टा अर्थात मुझे कहाँ से ज्ञान मिलता है, उसकी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए, मुझे ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना है, फटाफट ले लेना है। बगुले जैसा ध्यान, बको ध्यानम अर्थात बगुले जैसा ध्यान। बगुला जो है एक पांव पर और स्थिर होकर के पानी में रहता है, बस अपने विषय पर फोकस होता है, वैसे बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। एकाग्रता, स्थिरता, धैर्य, कोई चंचलता नहीं, कोई शिथिलता नहीं, आलस्य नहीं, सतर्क और सावधान हर समय। और तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा, जैसे एक कौवा, जैसे एक कुत्ता कहीं पर भी सोता है तो थोड़ी सी ध्वनि होने पर वो जाग उठता है, थोड़ी सी सरसराहट होने पर वो जाग लेता है, जाग जाता है। वैसे विद्यार्थी जो है उसका निद्रा पर अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। इस विषय में ऐतिहासिक उदाहरण मिलता है अर्जुन जी का। अर्जुन जी के कई नाम महाभारत में आए हैं, उसमें से एक नाम है गुड़ाकेश। तो गुड़ाक कहते हैं निद्रा को, और वो है गुड़ाक का जो ईश है, स्वामी है, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। जब चाहे वो सो लेता है और जब चाहे वो उठ लेता है, उठ जाता है, उसको कहते हैं गुड़ाकेश। तो ऐसा प्रयास विद्यार्थी को करना चाहिए कि उसका निद्रा पर अधिकार हो, वो इतना परिश्रम करे कि थक करके तुरंत ही सो जाए। और जब भी जागना हो, रात में 12 बजे जागना हो, 2 बजे जागना हो, 3 बजे जागना हो, उसको जगाने पर एक आवाज में वो जाग जाता है। ऐसा विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी कहा जाएगा। चौथा लक्षण है अल्पाहारी। विद्यार्थी जो है वो अपनी भूख को बचा करके खाए, थोड़ा खाए। अब अधिकांश तो यही समस्या आती है कि विद्यार्थी जो अवस्था में भोगों में यदि रुचि होती है तो व्यक्ति प्रायः भूख से अधिक खा लेता है। अपनी प्रिय वस्तु मिलने पर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है।
और वो अधिक खा लेता है। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि जब खाने बैठते हैं तो उनको विवेक भी नहीं रहता है, बोध भी नहीं रहता है, गले तक खा लेते हैं। और फिर परिणाम क्या आता है, जब कक्षा में पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, तो वो जो है उसको निद्रा तंद्रा का प्रभाव होता है, कई सारे सो भी जाते हैं। तो हर किसी कक्षा में, हर किसी क्लास में आपको एक दो नमूने ऐसे मिलेंगे जो वहाँ पर पाठ चल रहा है, टीचर कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर वो विद्यार्थी अपनी बेंच पर सो रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में फिर निष्फलता को प्राप्त करते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती है। पांचवा लक्षण जो है, विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि घर से दूर रह करके पढ़ना चाहिए, ये आदर्श है। और आज के युग में गुरुकुलों का इतना प्रचलन नहीं है। प्राचीन काल में तो विद्यार्थी 5 साल का 8 साल का हो जाता था बालक, उसे गुरुजी के पास भेज देते थे गुरुकुल में, वहाँ ही उसको रहना होता था जब तक उसकी विद्या पूरी न हो। आजकल जो है घर पर रह करके विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि घर में जो लौकिक व्यवहार की और ये घटनाएं होती है उसमें वो लिप्त न रहे, यानी कि अपने घर में जो है बहुत जो है जिस प्रकार के संबंध आदि के काम होते हैं और घर के काम होते हैं, उसमें वो रचा बचा न रहे और घर से उसका इतना मोह न रहे कि आगे कभी उसको घर छोड़ करके 4-6 दिन कहीं पर अन्यत्र रहना हो, तो वो अपने कंफर्ट जोन से हट करके बाहर भी रह सके, ऐसा वो अभ्यास बनावे। और एक अर्थ ये भी है कि जो गृहस्थी लोग होते हैं उनके तो कार्य होते हैं, लेकिन विद्यार्थी जो है उन कार्यों में रस रुचि न रखें, अर्थात घर परिवार के समस्याएं और उलझनें जो होती हैं उसमें राग द्वेष मोह वाला वातावरण बन जाता है, झगड़े होते हैं, उसमें वो रुचि न लेवें, उससे वो अलिप्त रहे। तो विद्यार्थी काल में ऐसा करने से उसको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आगे हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे कौन कौन से महापुरुष जो हैं ऐसे गुरुकुलों में उन्होंने अध्ययन किया। अथवा तो पहले एक प्रारंभिक प्रश्न एक आता है कि वैदिक प्रणाली का कोई गुरुकुल होता था प्राचीन काल में, उसकी क्या विशेषताएं होती थी। तो उसकी विशेषताएं ये होती है कि ये गुरुकुल जो है नगर से दूर होते थे, शांत और एकांत स्थान में होते थे, और उसका आदर्श स्थान ये होता है कि जहाँ पर नदियों का संगम हो, पहाड़ों की तलहटियाँ हो, वहाँ पर जो है ऐसे गुरुकुल होते थे। और वहाँ के विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता था, अथवा तो कन्या गुरुकुल हो तो वहाँ पर ब्रह्मचारिणियाँ रहती थी, तो वो संयम और तपस्या पूर्वक का जीवन अपना गुजारते थे, व्यतीत करते थे। उनके जीवन में संयम और तपस्या रहती थी। और कुमारों के लिए, लड़कों के लिए गुरुकुल अलग स्थान में रहता था और लड़कियों के लिए गुरुकुल अलग स्थान में रहता था। और चौथी बात, सबको एक समान सुविधाएं मिलती थी और साथ साथ में सबको एक समान तपस्या भी करनी होती थी। और सबके लिए अनिवार्य शिक्षा थी। प्राचीन काल में नियम ऐसे थे कि जो भी माता पिता अपने बालक को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, वो माता पिता दंडित होते थे। तो सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलानी होती थी, गुरुकुल में अपने बालकों को भेजना होता था। और ये सारी शिक्षा निःशुल्क होती थी, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था।
तो ऐसा आदर्श और उत्तम वातावरण उन गुरुकुलों में मिलता था, जिसके कारण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य कि जो उत्तम गुणों की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, सुशिक्षा की प्राप्ति, ये शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। तो इन उद्देश्यों को ऐसी शिक्षा प्रणाली से हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्रणालियों से जब हम प्रयास करते हैं तो पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती है। धन्यवाद।